नमस्कार, SRBP डिग्री कॉलेज के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के बीएड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए कानपुर विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQ पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन से रिलेटेड यह वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। यह वीडियो आपके बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यानी शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन विषय का है। इसे ध्यानपूर्वक बार बार सुने व पूरा देखें, साथ ही नोट्स तैयार कर लें। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तथा इसे अपने सभी फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड व कॉलेज ग्रुप को अवश्य भेजें। यह सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इसे लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बीएड एग्जाम। देखिए, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले बात आती है कि आखिर नेतृत्व क्या होता है। नेतृत्व क्या होता है आपको बता दें। नेतृत्व जो है वह अंग्रेजी के जो लीडरशिप है, अंग्रेजी का शब्द है लीडरशिप। क्या है? लीडरशिप। इसका हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश में उसको लीडरशिप कहते हैं, हिंदी में नेतृत्व कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आगे आगे चलना। क्या अर्थ होता है? नेतृत्व। भाई अगर आप किसी का नेतृत्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आगे आगे चल रहे हैं। ठीक है, आप उस ग्रुप के, उस समूह के मालिक हैं और आप आगे आगे चल रहे हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप नेता हैं, लीडर हैं उसके, है ना। लीडर से बना हमारा लीडरशिप। नेतृत्व से एक प्रकार की अनुकरणीयता का बोध होता है। अनुकरणीयता का मतलब होता है अनुकरण करना, है ना। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, यानी कि अगर हमारा नेता जो हमसे कह रहा है और वही हम कर रहे हैं तो ये क्या है? एक तरीके से अनुकरणीयता है ना। अनुकरण कर रहे हैं, हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, जो वो कह रहा है वैसा हम लोग कर रहे हैं। अपने नेतृत्व के, अपने नेता के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। नेतृत्व का अर्थ है संगठन को प्रेरित कर विकसित करना। जो भी हमारा ग्रुप है, नेतृत्व का अर्थ होता है, फिर चार ऑप्शन दे देगा आपको, क्या टिक करना है? संगठन को प्रेरित कर विकसित करना, है ना। यहाँ से क्वेश्चन क्या बना? नेतृत्व से एक प्रकार का बोध होता है, किसका? अनुकरणीयता का, या तीन ऑप्शन दूसरे दे देगा, है ना, सोच का, समझ का, जो भी है, तो उसमें आपको अनुकरणीयता को टिक करना है। तो नेतृत्व का अर्थ होता है संगठन को प्रेरित करके उसको डेवलप करना। जितने अधिक अनुगामी होंगे, अनुगामी मतलब जितने अधिक आपके फॉलोअर होंगे, जितने अधिक लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे, उतना ही ज्यादा जो लीडर्स है वो भी हमारा इफेक्टिव हो जाएगा। जितने अधिक अनुगामी होंगे उतना ही अधिक आपका नेतृत्व प्रभावशाली माना जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेतृत्व की प्रभावशीलता अनुयायियों की संख्या पर निर्भर करती है कि आपका जो लीडरशिप है वो कितना इफेक्टिव है। ये आपके फॉलोअर्स पर, आपके अनुयायियों पर डिपेंड करता है कि उनकी संख्या कितनी है। अगर आप अच्छा लीडरशिप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपके नेतृत्व में प्रभावशीलता नहीं है तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। समाज की प्रतिष्ठा और शक्ति को केंद्रित करते हुए गौरवपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना ही नेतृत्व की अवधारणा है। नेतृत्व की अवधारणा क्या है? समाज की प्रतिष्ठा और शक्ति को केंद्रित करते हुए गौरवपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना ही क्या है? नेतृत्व की अवधारणा है। फॉलेट महोदय ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? फॉलेट महोदय ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं। व्यक्ति जनित नेतृत्व होता है, पद के आधार पर नेतृत्व होता है और कार्य के आधार पर नेतृत्व होता है। ऐसा फॉलेट महोदय कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दे देगा कि फॉलेट महोदय के अनुसार नेतृत्व होता है व्यक्ति जनित, पद जनित, कार्य जनित, एक कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए, या नहीं लगा देगा, नहीं होता है। तो अगर आपको ये 3 याद हैं तो जो गलत होगा उसको आप जल्दी से फटाफट चूज कर पाएंगे। किम्बल यंग ने नेतृत्व को कितने भागों में बांटा है? किम्बल यंग ने नेतृत्व को 7 भागों में बांटा है। कितने? 7 भागों में बांटा है। बात करें कि मान्यता के आधार पर नेतृत्व के कितने प्रकार हैं, तो मान्यता के आधार पर नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। चलिए बात क्लियर। फॉलेट महोदय ने 3 प्रकार बताए हैं, व्यक्ति जनित, पद जनित, कार्य जनित। किम्बल यंग ने 7 भागों में बांट दिया है
और मान्यता के आधार पर भी 3 प्रकार के ही नेतृत्व होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक की डेफिनेशन है जिसको चेस्टर बर्नार्ड ने ये बात कही है। क्या कहा है चेस्टर बर्नार्ड ने? नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व एक ऐसी क्वालिटी है जिससे वो जो दूसरे व्यक्ति है ना, उनकी क्रियाओं को या उनको क्या करता है? निर्देश देता है, निर्देशित करता है। ठीक है। मार्टिन एम ब्रॉडबेल कहते हैं कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का साधन है। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व व्यक्ति के समूह को, ग्रुप ऑफ पर्संस को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का साधन है। ये बात मार्टिन एम ब्रॉडबेल कहते हैं। अब ये जो नेतृत्व है इसकी आवश्यकता क्यों है? क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता? देखिए, एक तो उद्देश्य निर्धारण में, अगर ढेर सारे लोग हैं समाज से, उसका कोई मुखिया नहीं है तो वो समाज उन्नति नहीं कर सकता। एक मुखिया, कोई भी घर है, परिवार है, परिवार में अगर कोई एक मेन मुखिया नहीं है तो परिवार अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर जगह एक मुखिया, एक मेन व्यक्ति होता है जो नेतृत्व करता है। तो समाज, अगर आप समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो समाज के उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, कौन से, कहाँ पे किन चीजों की जरूरत है, ये वो लीडर ध्यान में रखता है और क्या करना है ये भी उद्देश्य वो निर्धारण करता है। संगठन, किस काम के लिए संगठन बनाना है, क्या करना है, नीतियों का निर्धारण भी नेतृत्व जो करता है उसको करना होता है। और प्रेरणा प्रदान करना, पुरस्कार और दंड की व्यवस्था। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आपके लिए दंड की व्यवस्था का प्रावधान भी है। ये सारे कारण थे जिस कारण की नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अगर नेतृत्व नहीं होगा, कोई लीडरशिप अगर नहीं करेगा तो ये सारे काम करना इम्पॉसिबल, असंभव हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अयोग्यता में योग्यता का जो सिद्धांत है वो, इसमें से 2-3 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे उठा के देख लीजिए। अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, इसके अकॉर्डिंग अध्ययन में कमजोर छात्र अच्छा खिलाड़ी बनकर के टीम का नेता बन जाता है। क्वेश्चन आएगा कि अध्ययन में कमजोर छात्र अच्छा खिलाड़ी बनकर के टीम का नेता बन जाता है, कौन सा सिद्धांत, किस सिद्धांत के अनुसार? तो आपको बताना है अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पे उसके अंदर अध्ययन की अयोग्यता थी, अध्ययन के योग्य वो नहीं था, अयोग्यता थी, लेकिन उसके बाद भी अच्छा खिलाड़ी बनकर के टीम का कौन बन गया? कैप्टन बन गया, है ना। तो ये क्या हुई? अयोग्यता में योग्यता थी। आपके अंदर हो सकता है कि आपके अंदर कुछ और करने का मन हो, है ना, किसी एक कार्य की आपके अंदर अयोग्यता है और किसी काम में आप एकदम मास्टर हैं, माहिर हैं, तो ये अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत बताता है। संयोग के सिद्धांत के अनुसार कभी कभी कोई व्यक्ति संयोग से ही नेता बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अचानक ही संयोग से कुछ काम हमारे साथ हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ अचानक से हो जाती हैं, हम कहते हैं अरे वाह ये कैसे हो गया। तो ये संयोग के सिद्धांत के अनुसार है। विलक्षणता के सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का परिणाम होता है। उसकी प्रतिभाओं को देखते हुए नेतृत्व की जो बागडोर है वो उसको सौंप दी जाती है। एक अच्छे नेता के क्या गुण होने चाहिए? अगर आप एक अच्छे नेता हैं तो आपके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए। दूरदर्शिता का मतलब होता है दूर की सोच रखने वाला, आने वाले समय में क्या हो सकता है उस हिसाब से अपने ग्रुप, समूह या समाज को वो आगे लेकर के चले, है ना। तो दूर की सोचने वाला हो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल कभी डाउन नहीं होने देना चाहिए। विकट परिस्थिति हो या पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, लेकिन अपना जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा अच्छा रखना चाहिए। एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए कि ये काम करना है तो हैव टू डू, है ना, 100% करना है। लोचशीलता होनी चाहिए। लोचशीलता का मतलब होता है समय आने पर अपने आप को परिवर्तित कर पाए, जैसा समय हो उसी के अकॉर्डिंग वो ढाल पाए, अन्यथा समय आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे या आप आगे निकल जाएंगे, तो मतलब कई सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए लोचशीलता होनी चाहिए आपके अंदर, उद्दीपकता होनी चाहिए। ये सारे नेता के कुछ गुण होते हैं। संपूर्ण क्रियाओं का एकीकरण, व्यक्तियों व कार्यों में पारस्परिक समायोजन, नवीन युक्तियों, प्रयोगों व सुधारों का प्रारंभ ही नेतृत्व प्रक्रिया के मूल कार्य हैं। नेतृत्व प्रक्रिया के मूल कार्य क्या हैं? संपूर्ण क्रियाओं का एकीकरण करना, व्यक्तियों और कार्यों में पारस्परिक समायोजन होना, नवीन नई नई युक्तियां,
प्रयोग और सुधारों का प्रारंभ, ये सारे नेतृत्व प्रक्रिया के मूल कार्य होते हैं। 2-3 ऑप्शन दे देगा, एक कह देगा कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो ये है ना, ठीक से पढ़िएगा। अब आपके सामने आता है संप्रेषण। संप्रेषण आपका पेपर फर्स्ट शायद सेकंड में भी था संप्रेषण, हाँ सेकंड पेपर में भी है और थर्ड पेपर में भी आपका संप्रेषण है। संप्रेषण संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण, द्विपक्षीय, निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। 3 बातें क्लियर हुई। जो संप्रेषण है वह उद्देश्यपूर्ण है। संप्रेषण कैसा है? उद्देश्यपूर्ण है। द्विपक्षीय है, कैसी प्रक्रिया है? द्विपक्षीय है। संप्रेषण में एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, है ना, एक भेजने वाला, एक प्राप्तकर्ता, और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, संप्रेषण द्विपक्षीय प्रक्रिया है, संप्रेषण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ का हस्तांतरण है। ये बात आपके EFL ब्रीच के द्वारा कही गई है। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख घटक जैसे कि संप्रेषक हो गया, संदेश प्राप्तकर्ता हो गया और संदेश माध्यम, ये संप्रेषण की प्रक्रिया के प्रमुख घटक माने जाते हैं। संप्रेषण तथ्यों का, विचारों और समितियों का तथा भावनाओं का विनिमय है। संप्रेषण विनिमय है, किसका है? तो संप्रेषण तथ्यों का, विचारों और सम्मतियों का तथा भावनाओं का विनिमय है। वाणी, चक्षु, मुख्य मुद्राएं एवं स्पर्श संपर्क अशाब्दिक संपर्क, अशाब्दिक संप्रेषण है। वाणी, चक्षु, मुख्य मुद्राएं, वाणी, चक्षु, मुख्य मुद्राएं एवं स्पर्श संपर्क, यानी कि किसी चीज को छू करके बताना, ये सारे अशाब्दिक संप्रेषण हैं। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट वन, संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकता है। अकेले आप संप्रेषण नहीं कर सकते। अकेले आप किससे बात करेंगे? उसके लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए। संप्रेषण के मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत अभिप्रेरणा का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत व सहायक वातावरण का सिद्धांत आता है। संप्रेषण के मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत अभिप्रेरणा का सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत और सहायक वातावरण का सिद्धांत आता है। कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण छात्र और अध्यापक के बीच में होता है। कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण किसके बीच होता है? तो कक्षा के अंतर्गत जो संप्रेषण है वो छात्र और अध्यापक के बीच में होता है, जिसे अंतःक्रिया कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अंतःक्रिया कहते हैं। कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण में 3 घटक सम्मिलित होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली पढ़िएगा। कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण में 3 घटक होते हैं। एक तो पाठ्य वस्तु होती है, दूसरा टीचिंग मेथड होता है और फिर शिक्षण सहायक सामग्री होती है। अब आगे बढ़ जाते हैं और इन्हीं के बेस पे 3 बहुत ही अहम पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हैं, देखिए एक नीचे, ठीक है। कक्षा के अंतर्गत जो संप्रेषण होता है वह शिक्षक एवं छात्रों के मध्य होता है। विद्यालय स्तरीय जो संप्रेषण होता है वह प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के बीच होता है। विद्यालय, अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा विद्यालय स्तरीय संप्रेषण होता है। ऑप्शन में हो गए शिक्षक छात्रों के बीच, प्रधानाचार्य अध्यापक के बीच, प्रबंधक प्रधानाचार्य के बीच, छात्र चपरासी के बीच। किसके बीच? तो विद्यालय स्तरीय जो संप्रेषण है वह प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के मध्य होता है। प्रबंधन स्तरीय संप्रेषण जो है वह प्रबंधक और प्रधानाचार्य के बीच होता है। प्रबंधन स्तरीय संप्रेषण किसके बीच होता है? प्रबंधन स्तरीय संप्रेषण प्रबंधक और प्रधानाचार्य के बीच में होता है। प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण किसके बीच होता है? तो प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण प्रधानाचार्य और शिक्षा के अधिकारियों, शिक्षा अधिकारियों के बीच में होता है। ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ही कमाल पॉइंट्स। प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारियों के बीच, प्रबंधन स्तरीय संप्रेषण प्रबंधक प्रधानाचार्य के बीच, विद्यालय स्तरीय संप्रेषण प्रधानाचार्य अध्यापकों के बीच, कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण शिक्षक और छात्र के बीच। आगे बढ़ जाते हैं। संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है। संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है? संप्रेषण मानवीय प्रक्रिया है। शिक्षा संस्थाओं में मानवीय संसाधनों एवं संबंधों पर, मानवीय संसाधनों एवं संबंधों पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षा संस्थाओं में मानवीय संसाधनों एवं संबंधों पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षा का सबसे छोटा अंश विद्यालय होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, शिक्षा का सबसे छोटा अंश विद्यालय होता है और विद्यालय का प्राथमिक अंग कक्षा होती है। शिक्षा का सबसे छोटा अंश विद्यालय होता है और विद्यालय का प्राथमिक अंग
कक्षा होती है। विद्यालय प्रणाली के मुख्य अंग प्रशासन, शिक्षक, छात्र तथा सहायक सेवा कर्मचारी होते हैं। विद्यालय प्रणाली के जो मुख्य अंग हैं उसमें हमारा प्रशासन आ जाता है, शिक्षक आ जाते हैं, छात्र और सहायक सेवा कर्मचारी आते हैं। शैक्षिक प्रशासन में दो पूर्ण शब्दों से मिलकर के बना है। अब जैसे बात आती है शैक्षिक प्रशासन की, तो जो शैक्षिक प्रशासन है शब्द यह दो पूर्ण शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन? एक तो शिक्षा और दूसरा प्रशासन। शिक्षा और प्रशासन मिलकर के शैक्षिक प्रशासन बनता है। आप देखिए शैक्षिक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, पॉइंट्स को। बालक में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। बालक में जो उसके अंतर्निहित जो उसके अंदर शक्तियां हैं उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? एजुकेशन। प्रशासन क्या है? प्रशासन शब्द अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। प्रशासन को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द एड और मिनिस्टर से मिलकर के हुई है ना। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द एड और मिनिस्टर से मिलकर के हुई है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों ही होती है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति होती है वैज्ञानिक कलात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही था? वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों ही। शैक्षिक प्रशासन में कोठारी आयोग की प्रमुख संस्तुति थी। क्या थी प्रमुख संस्तुति? एक शिक्षा अधिकारी शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि करे। शैक्षिक प्रशासन में कोठारी आयोग की प्रमुख संस्तुति क्या थी? एक शिक्षा अधिकारी शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि करे। शैक्षिक प्रशासन के विशेष तत्व में लक्ष्यों का पूर्ण निर्धारण आ जाता है, उद्देश्यों की पूर्ति आती है, मानवीय प्रयासों का उचित निर्देशन और मानवीय और भौतिक संसाधनों का समन्वय, ये सब हमारे शैक्षिक प्रशासन के विशेष तत्व के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए भारत में शैक्षिक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम 1813 में प्रारंभ हुआ था। भारत में शैक्षिक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम 1813 में प्रारंभ हुआ। केंद्रीकरण का क्या आशय होता है? केंद्रीकरण का आशय है सत्ता शीर्ष अथवा उसके आसपास एकत्र होनी चाहिए। सत्ता जो है वो शीर्ष ऊंचाइयों पर तो उसके आसपास एकत्र होनी चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अनेक व्यक्तियों का इकाइयों के बीच सत्ता के विभाजन की व्यवस्था। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है अनेक व्यक्तियों का इकाइयों के मध्य सत्ता के विभाजन की व्यवस्था। शैक्षिक प्रशासन में मानव को प्रधानता दी जाती है। किस प्रशासन में मानव को प्रधानता दी जाती है? शैक्षिक प्रशासन में मानव को प्रधानता दी जाती है। शैक्षिक प्रशासन मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक और सामाजिक तत्व से प्रभावित रहता है। जो शैक्षिक प्रशासन है इसमें मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक और सामाजिक तत्व से प्रभावित रहता है। कौन? शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन कैसा होता है? तो शैक्षिक प्रशासन लचीला होता है। एक अच्छा शैक्षिक प्रशासन छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के मध्य सहयोग और संप्रेषण को बढ़ावा देता है। एक अच्छा शैक्षिक प्रशासन जो है वह छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के मध्य सहयोग और संप्रेषण को बढ़ावा देता है। सन 1954 में केंद्र में स्थापित शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। किस सन में किया गया? सन 1954 में। कब किया गया? सन 1954 में केंद्र में स्थापित शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। केंद्र में स्थापित शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में कब परिवर्तित किया गया? 1954 में। सन 1957 में शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को और जोड़ दिया गया। शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को और जोड़ दिया गया। किस सन में? 1957 में। 26 सितंबर 1985 को शिक्षा मंत्रालय को बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय को बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया? 26 सितंबर 1985 को। कब किया गया? 26 सितंबर 1985 को। शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक है। शिक्षा विभाग है क्या है? शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। केंद्रीय माध्यमिक
शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 1952 में की गई। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 में किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 23 सितंबर 1952 को किया गया। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना नवंबर 1945 में की गई। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? नवंबर 1945 को। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 13 अप्रैल 1986 को की गई। ये सारे सन रट लेना। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 13 अप्रैल 1986 को की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में की गई। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 1990 के नवंबर में हुई थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना किसके द्वारा? भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। कब हुई? नवंबर 1990 में की गई। आगे बढ़ जाते हैं इसी प्रकार से बेस्ट और बेहतरीन पॉइंट्स के साथ। भारत सरकार के द्वारा 1948 में, कब की बात है? 1948 में नियुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव के अकॉर्डिंग 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। भारत सरकार 1948 में नियुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझाव के अकॉर्डिंग 1953 ईस्वी में। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1948 में। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, है ना। फिर उसी के सुझाव के अनुसार 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। सन 1988 में जिला स्तरीय या मंडलीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। जिला स्तरीय या मंडलीय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? 1988 में। डाइट, DIET, इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हिंदी में कहते हैं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। क्या कहते हैं डाइट को? डाइट को हिंदी में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सबसे पहले 1979 में दिल्ली में खोला गया था। 1975 तक जो शिक्षा थी वह राज्य का विषय थी। 1975 तक जो शिक्षा थी वह राज्य का विषय थी। 1976 में इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में जो शिक्षा है वह समवर्ती सूची का विषय है। सर्व शिक्षा अभियान की योजना 2001 में शुरू की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान की योजना 2001 में शुरू की गई। आधुनिक युग में निरीक्षण संबंधी नवीन धारणा को प्रयोग करने के लिए पर्यवेक्षण नामक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। पर्यवेक्षण, क्या? आधुनिक युग में निरीक्षण से संबंधी नवीन धारणा को प्रयोग करने के लिए किसका? पर्यवेक्षण नामक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। देखिए, पर्यवेक्षण अंग्रेजी शब्द सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी वर्ड है सुपरविजन। सुपरविजन को हिंदी में पर्यवेक्षण कहते हैं। यह दो शब्द सुपर और विजन, किसको? सुपर और विजन का संधि है। सुपर और विजन मिलकर के सुपरविजन बनाते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? सुपर का मतलब उच्च और विजन का मतलब दृष्टि। क्या? सुपर का मतलब उच्च और विजन का मतलब दृष्टि हो गया। वर्टन के अनुसार पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का विकास है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है? पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का विकास है। एडम्स और जस्टमैन के अकॉर्डिंग पर्यवेक्षण करने का अर्थ शिक्षकों के विकास का समन्वय, उत्प्रेरण और निर्देशन है। पर्यवेक्षण करने का अर्थ क्या है? शिक्षकों के विकास का समन्वय, उत्प्रेरण और निर्देशन। वह उच्च बुद्धि जो विद्यालय को गति प्रदान करती है पर्यवेक्षण कहलाती है। वह उच्च बुद्धि जो विद्यालय को गति प्रदान करती है पर्यवेक्षण कहलाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इसमें कुछ खास डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, फैक्ट्स लिखे हुए हैं। पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का नियोजित कार्यक्रम है। एडम्स और डिक्की ऐसा कहते हैं। पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का
नियोजित कार्यक्रम है, ऐसा एडम्स और डिक्की कहते हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रमुख उद्देश्य अनेक शिक्षा प्रक्रियाओं का समुचित समन्वय कर अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करना है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अनेक शिक्षा प्रक्रियाओं का समुचित समन्वय करके अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करना। प्रभावी पर्यवेक्षण का घनिष्ठ संबंध समूह सशक्तिशीलता से है। किससे? सशक्तिशीलता से। प्रभावी पर्यवेक्षण का घनिष्ठ समूह किससे? सशक्तिशीलता से है। शैक्षिक पर्यवेक्षण में मानवीय मूल्यों का विशेष स्थान होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण में मानवीय मूल्यों का विशेष स्थान होता है। एक सफल शैक्षिक पर्यवेक्षण के लिए उसका प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना अति आवश्यक है। एक सफल पर्यवेक्षण के लिए उसका प्रजातांत्रिक मूल्यों पर, किस पर? प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, किस पर? प्रजातांत्रिक मूल्यों पर। शैक्षिक पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षणकर्ता की संवेगात्मक स्थिरता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शैक्षिक पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षणकर्ता की संवेगात्मक स्थिरता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते। किसकी? संवेगात्मक स्थिरता। क्या? संवेगात्मक स्थिरता किसमें? शैक्षिक पर्यवेक्षण में। किसकी? पर्यवेक्षणकर्ता की। क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रभावी पर्यवेक्षक का महत्वपूर्ण कारक संचार कौशल है। प्रभावी पर्यवेक्षक का जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? संचार कौशल। प्रभावी पर्यवेक्षण सहयोग पर निर्भर करता है। प्रभावी पर्यवेक्षण किस पर निर्भर करता है? सहयोग पर निर्भर करता है। देखिए, बर्टन और बुकनर ने पर्यवेक्षण के 4 सिद्धांत बताए हैं। किसके द्वारा पर्यवेक्षण के 4 सिद्धांत बताए गए हैं? बर्टन और बुकनर के द्वारा पर्यवेक्षण के 4 सिद्धांत बताए गए हैं। अच्छा, और पेकहम ने कितने बताए हैं? पेकहम ने 10 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। कितने? पेकहम ने 10 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पर्यवेक्षण के प्रभावी देखिए, पर्यवेक्षण के बर्टन और बुकनर ने 4 बताए हैं, पेकहम ने 10 बताए हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। ब्रिक्स और जस्टमैन ने, किसने? ब्रिक्स और जस्टमैन ने सहकारिता, लचीलापन और उत्साहवर्धक व प्रभावी 3 सिद्धांतों की चर्चा की है। ब्रिक्स और जस्टमैन ने कितने सिद्धांतों की चर्चा की है? 3। कौन कौन से? सहकारिता, दूसरा लचीलापन और तीसरा उत्साहवर्धक और प्रभावी। अच्छा, अब बात आती है प्रधानाचार्य की। प्रधानाचार्य क्या है? तो प्रधानाचार्य जो है वो सबसे पहले तो शिक्षक है। प्रधानाचार्य सर्वप्रथम शिक्षक है, फिर प्रशासक या पर्यवेक्षक की भूमिका अदा करता है। तो प्रधानाचार्य सबसे पहले शिक्षक है, फिर प्रशासक या पर्यवेक्षक की भूमिका अदा करता है। प्रधानाचार्य का मुख्य कर्तव्य विद्यालय में शिक्षण के स्तर को उच्च बनाना है। प्रधानाचार्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? विद्यालय में टीचिंग के लेवल को ऊपर उठाना। किसी भी संस्थागत शासन की रीढ़ जो होती है वह शिक्षण काय होती है। रीढ़ को क्या कहा गया है? शिक्षण काय कहा गया है। रीढ़ जो है शिक्षण काय होती है। आगे बढ़ जाते हैं। भूमिका निर्वाह में एक शिक्षक की भूमिका निर्देशक, पर्यवेक्षक व निर्णायक की होती है। भूमिका निर्वाह में एक शिक्षक की भूमिका किसकी होती है? तो शिक्षक जो होता है वह निर्देशक भी है, पर्यवेक्षक भी है और निर्णायक की भी भूमिका अदा करता है। प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य विद्यालय की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करना है। प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य क्या है? प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य विद्यालय की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करना है। प्रत्येक विद्यालय का कुशल संचालन उत्तम प्रबंध तंत्र पर निर्भर करता है। कोई भी विद्यालय हो, प्रत्येक विद्यालय का कुशल संचालन, एक अच्छा संचालन किस पर निर्भर करता है? उसके अच्छे मैनेजमेंट पर, उसकी अच्छे मैनेजमेंट टेक्निक पर निर्भर करता है ना, तभी उसका अच्छा कुशल संचालन हो सकता है। प्रबंध किसी भी संगठन, चाहे वह औद्योगिक जगत से संबंधित हो या शिक्षा जगत से, का मस्तिष्क कहलाता है। किसका? प्रबंध जो होता है वह किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहलाता है, चाहे वो औद्योगिक जगत से संबंधित हो या शिक्षा जगत से। कौन मस्तिष्क कहलाता है? प्रबंध, मैनेजमेंट जो होता है वह किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहलाता है, चाहे वो संगठन औद्योगिक जगत से संबंधित हो या शिक्षा जगत से संबंधित हो। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं। प्रबंधन सतत निर्णय निर्माण में
लगा रहता है तथा उनके क्रियान्वयन के प्रयास करता है। जो प्रबंधन होता है वह सतत निर्णय निर्माण में लगा रहता है और उनके क्रियान्वयन के प्रयास भी करता है। प्रबंधन हमें नेता के कार्य, गुण तथा दायित्वों से अवगत कराता है। प्रबंधन क्या करता है? प्रबंधन हमें नेता के कार्य, उसकी क्वालिटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवगत कराता है। जैसे कि मैकफॉर्लैंड कहते हैं कि प्रबंधन आधारभूत समन्वय और संचालन की प्रक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। मैकफॉर्लैंड कहते हैं प्रबंधन आधारभूत समन्वय और संचालन प्रक्रिया है जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ये बात किसने कही है? मैकफॉर्लैंड ने कही है। आगे देखिए, जॉर्ज टेरी के अकॉर्डिंग, जॉर्ज टेरी क्या कहते हैं? पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि ऐसे उद्देश्य जो पूर्व से निर्धारित हैं, पहले से निर्धारित किए गए हैं, उनके लिए मानवीय और अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है। ये बात जॉर्ज टेरी कहते हैं। प्रबंधन एक स्वदेशी प्रक्रिया है। प्रबंधन का केंद्र बिंदु सफल कार्यों का आयोजन करना है। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक स्वदेशी प्रक्रिया है। प्रबंधन का केंद्र बिंदु सफल कार्यों का आयोजन करना है। शिक्षा में प्रयुक्त संसाधन मानवीय और भौतिक होते हैं। शिक्षा में प्रयुक्त संसाधन कैसे होते हैं? शिक्षा में प्रयुक्त संसाधन मानवीय और भौतिक होते हैं। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक सजग, गतिशील और विशिष्ट जीव है। बालक कैसा जीव है? बालक सजग, गतिशील और विशिष्ट जीव है ना। बालक को विशिष्ट जीव कहा गया है। नियोजन प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं। कौन कौन से? उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त वातावरण, कर्मचारियों में कार्य विभाजन। ये 3 नियोजन प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रकार का संगठन आवश्यक होता है। कौन कौन सा? मानव संसाधन संगठन, भौतिक और वित्तीय संसाधन संगठन, शैक्षिक पाठ्य शाखा में क्रियाओं का संगठन। ये 3 प्रकार का संगठन आवश्यक होता है शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, निर्देशन क्या होता है? निर्देशन से तात्पर्य शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रयत्नों को सही दिशा प्रदान करना ही निर्देशन कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, निर्देशन में मुख्य 3 कार्य हैं: संप्रेषण, नेतृत्व और इंस्पिरेशन, प्रेरणा जिसको कहते हैं। मूल्यांकन प्रबंधन प्रक्रिया का अति महत्वपूर्ण सोपान है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन प्रबंधन प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान है। शिक्षा प्रशासन शब्द जो है वह शिक्षा प्रबंधन की तुलना में अधिक व्यापक है। पूछ ले कि शिक्षा प्रशासन अधिक व्यापक है कि शिक्षा प्रबंधन, तो शिक्षा प्रशासन शब्द जो है वो शिक्षा प्रबंधन की तुलना में अधिक व्यापक है, ब्रॉड है। प्रशासन प्रबंध का अंग है। प्रशासन जो है वह प्रबंध का अंग है। इस विचार के प्रतिपादक E.L. ब्रेच हैं। किसने कहा प्रशासन प्रबंध का अंग है? E.L. ब्रेच ने कहा प्रशासन प्रबंध का अंग है। ये बात किसने कही है? ये बात E.L. ब्रेच ने कही है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, स्कूल की बात करते हैं। स्कूल शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द स्कूले से हुई है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? स्कूल शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द स्कूले से हुई है। इस शब्द का अर्थ होता है अवकाश। क्या होता है? अवकाश। प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थानों को ही स्कूल के नाम से पुकारा जाता था। प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थानों को ही स्कूल के नाम से पुकारा जाता था। स्कूल प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है? स्कूल प्रबंधन एक उद्देश्य पूरक प्रक्रिया है जिसके कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं, कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। स्कूल प्रबंधन निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। स्कूल प्रबंधन मानवीय प्रक्रिया है। स्कूल प्रबंधन सामाजिक प्रक्रिया है। स्कूल प्रबंधन उद्देश्य पूरक, निरंतर जारी रहने वाली, मानवीय और सामाजिक प्रक्रिया है। स्कूल प्रबंधन के अंतर्गत 2 तत्व आते हैं। कौन कौन से? मानवीय व संसाधन, मानवीय व भौतिक संसाधन। कौन कौन आते हैं? मानवीय और भौतिक संसाधन यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। विद्यालय में छात्रों के लिए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में मानवीय संसाधनों की मुख्य भूमिका होती है। किसकी?
विद्यालय में छात्रों के लिए शैक्षिक उद्देश्यों या शिक्षा प्राप्त करने में जो मानवीय संसाधन होते हैं मुख्य भूमिका। अच्छा, मानवीय संसाधन में आते कौन कौन है, अभी हम इसको भी पढ़ेंगे। किसी संस्था में विभिन्न प्रभावपूर्ण कार्य जो मानव द्वारा किए जाते हैं उन सबको मानव संसाधन कहा जाता है। किसी भी संस्था में जो भी काम मानव के द्वारा किए जाते हैं वो मानव संसाधन कहलाते हैं। शिक्षा संस्था में प्रमुख मानवीय संसाधन जैसे प्राचार्य आपके कौन है, मानवीय संसाधन हो गए, प्रधानाध्यापक मानवीय संसाधन हो गए, कर्मचारी मानवीय संसाधन हो गए, अभिभावक क्या हो गए, मानवीय संसाधन हो गए। ये हमारे मानवीय संसाधन होते हैं। भौतिक संसाधन क्या होते हैं, भौतिक संसाधन जैसे स्कूल भवन हमारा भौतिक संसाधन है, प्रधानाध्यापक मानवीय है, स्कूल भवन भौतिक है, कोई भी उपकरण हो गया तो वो भौतिक में आ जाएगा। फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, मेज, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान, शिक्षण साधन, छात्रावास, ये सारे भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आपका चपरासी मानवीय संसाधन है। स्कूल पुस्तकालय को सर्वोत्तम मूक अध्यापक कहा गया है। किसको, पॉइंट टू बी नोटेड, स्कूल पुस्तकालय को, स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है उसको सर्वोत्तम मूक अध्यापक, कैसा, मूक, जो बोलता नहीं है लेकिन बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत कुछ सिखा देता है। अगर हम लाइब्रेरी में जाकर के, लाइब्रेरी में कितने ही राइटर्स की अलग अलग किताबें रखी होती हैं, वो हमें बिना बोले बहुत कुछ सिखा देती हैं। छात्रावास को छात्रों का दूसरा घर कहा गया है। किसको, छात्रावास को, जो हॉस्टल होता है उसको छात्रों का दूसरा घर कहा गया है। प्रधानाचार्य विद्यालय का मस्तिष्क है, नोट कर लीजिए, प्रधानाचार्य विद्यालय का मस्तिष्क है, अध्यापक नाड़ी संस्थान है और पुस्तकालय उसका हृदय कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रधानाचार्य विद्यालय का मस्तिष्क कहा गया है, अध्यापक नाड़ी संस्थान कहा गया है और पुस्तकालय उसका हृदय है। पुस्तकालय नवीन ज्ञान की खोज का केंद्र होता है। पुस्तकालय में जाकर के अलग अलग राइटर्स की बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ करके हम नया नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अंतर्द्वंद की बात आती है। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है विरोध, लड़ाई, झगड़ा। अंतर्द्वंद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष यह देखता है कि अन्य पक्ष ने ऐसी क्रिया की है या करेगा जो उसकी अपनी रुचि के विरोध में हो। ये बात ग्रीनबर्ग बैरन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना। विशेष रूप से 3 प्रकार के अंतर्द्वंद होते हैं। एक तो कार्य अंतर्द्वंद, दूसरा संबंधात्मक अंतर्द्वंद और तीसरा प्रक्रिया अंतर्द्वंद। ये 3 प्रकार के अंतर्द्वंद होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कार्य अंतर्द्वंद क्या होता है, संबंधात्मक क्या होता है और प्रक्रिया क्या होता है। संबंधात्मक अंतर्द्वंद क्या होता है, संबंधात्मक अंतर्द्वंद का केंद्र अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है। प्रक्रिया अंतर्द्वंद, प्रक्रिया अंतर्द्वंद का संबंध किससे होता है, उस विधि से जिसके द्वारा कार्य किया जाता है।